हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। रिसेंटली मैंने एक केस डिस्कस किया था 2022 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनमैरिड विमेन को भी एक्सेप्शनल कैटेगरीज में रखा था, जहां पर बियॉन्ड 24 वीक्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में काफी वाइड इंटरप्रिटेशन करते हुए प्रोविजंस का अनमैरिड विमेन को भी इस कैटेगरी में शामिल किया। देखा जाए तो ये एक्ट एमटीपी एक्ट आपका बहुत न्यूज में रहा। 22 में ये वाला केस आया, अभी 23 में इलाहाबाद हाई कोर्ट रिसेंटली अब एक जजमेंट लेके आते हैं रिगार्डिंग रेप विक्टिम्स के प्रेगनेंसी को लेके, कि अगर किसी ने उसका रेप किया है, अगर एक विमेन है जिसका रेप हुआ है या उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है एंड रिजल्टिंग विच शी इज प्रेग्नेंट, तो अब ये उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए कि वेदर शी वांट टू कीप दैट चाइल्ड और शी वांट टू अबॉर्ट दैट चाइल्ड। इस पे हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्स वर्सेस स्टेट के केस में कहा कि विमेन को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आपको चाइल्ड को बर्थ देना ही पड़ेगा उस मैन के चाइल्ड को जिसने उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया है। मूविंग फर्दर, 6 जुलाई से हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च हो चुका है क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है, यू कैन यूज माय रेफरल कोड MSING10 एंड ज्वाइन दिस बैच। मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ एट 6:30 PM एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, मूविंग फर्दर, अगर हमारे पास 3 तरह के प्लान है, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उसके अकॉर्डिंग इस प्लान को चूज कर सकते हो। साथ ही 15 जुलाई तक हम लेके आए हैं सारे क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस पर 20% ऑफ। ठीक है, तो आप अगर इस दौरान 15 जुलाई तक कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। यू जस्ट हैव टू यूज दिस रेफरल कोड MSING10 एंड यू विल अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 20%। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो इसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल चीजें रहने वाली हैं। पहली बात तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिससे कि क्योंकि बहुत कम टाइम बचा भी है क्लैट पीजी में, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करना सिलेबस को और पढ़ना। ठीक है, तो आपको डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी ही, साथ में लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इन क्लास पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। जो भी क्लास में डिस्कस होगा वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी एंड डेली केस एनालिसिस तो होगा ही, और साथ में वाईटी चैनल पे आप खुद हमारे देख रहे हैं कि मैं डेली केस एनालिसिस लेके आती ही हूँ। ठीक है, साथ ही अगर आप कंप्लीट बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बैच ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है क्लैट पीजी और बाकी एलएलएम एग्जाम्स में। तो आप चाहें तो ये वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा कंडक्ट होता है। यहाँ पर मैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। इसमें आपकी लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दोनों तरीके के मिलेंगे। साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग वाला प्रोविजन मेरे से आपको मिलने वाला है। यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR कोड एंड आप ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाओगे। एंड क्योंकि अभी ऑफर्ड प्राइस चल रहा है 15,999 का, अगर आप मेरा ये कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई पेड वाली। अब अगर मैं फ्री क्लास की बात करूं तो हर ट्यूसडे और थर्सडे को 6:30 बजे शाम को मैं लेती हूँ स्पेशल लाइव फ्री क्लास। ये आपकी वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्लास होती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ये मिक्सअप होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बना के, क्योंकि क्लैट के पेपर में हमने देखा है कि कई लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके पैसेज में पूछ लिया जाता है। सिर्फ ये QR कोड स्कैन करना है और आप पहुंच जाओगे स्पेशल लाइव फ्री क्लास पे। वहां पे आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे एंड अपकमिंग लाइव लेक्चर्स के साथ आप मेरे साथ मतलब जुड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR कोड और आप हमारा ये चैनल ज्वाइन कर लोगे। आपको इसमें अपडेट्स मिलती रहेंगी। लास्ट QR कोड जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, ये आज के केस लॉ एनालिसिस से रिलेटेड है। जो भी मैं YouTube पे डेली केस लॉ एनालिसिस करती हूँ तो उसके जो भी नोट्स मैं आपको मतलब जो भी नोट्स आप देख पाते हैं, तो वो अगर आपको चाहिए हैं तो आपको सिर्फ ये QR कोड स्कैन करना और आपको फ्री मिलेगा एक्सेस। ठीक है, आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं करनी है, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, देन अब आते हैं आज के मैटर पर। आज का मैटर हमारा ये है कि मैंने आपसे कहा कि रेप सर्वाइवर से रिलेटेड है। ठीक है, अब
हुआ क्या कि यहाँ पर जो पेटिशनर थी वो एक माइनर थी, वो 12 साल की बच्ची थी, ठीक है। सो वो जो माइनर है वो कोर्ट अप्रोच करती है अपने मदर के थ्रू, बिकॉज शी इज अ माइनर, शी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव। तो वो अपने मदर के थ्रू कोर्ट अप्रोच करती है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट में हम आर्टिकल 226 के अंडर रिट फाइल करते हैं, ठीक है। जब व्हेन वी टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट देन कम्स द आर्टिकल 32, बट यहाँ पर हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो 226 द इज द आर्टिकल। तो 226 के चलते माइनर ने अपने मदर के थ्रू कोर्ट पहुंची एंड रिट पिटिशन दायर करी। कौन सी रिट? रिट ऑफ मैंडेमस, ठीक है, रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन कराना चाहती थी प्रेगनेंसी का अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो कि अमेंड हुआ है आपका 2021 में, जहां पर इसको हम MTP एक्ट के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे पहले ही सेशन की शुरुआत में कह दिया कि ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लैट PG एस्पिरेंट्स के लिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट PG एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये बार बार न्यूज में आ रहा है ये एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट इज कमिंग इनटू लाइमलाइट अगेन एंड अगेन। अब आप कहोगे मैम सिलेबस में तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपको ये प्रोविजन नहीं पूछने जा रहे हैं, आपसे ये एक्ट नहीं पूछने जा रहे हैं, बट इस एक्ट का जो बेस है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको वो पूछेंगे। इसको कनेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें निकलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं स्पेशल फ्री लाइव क्लास में इस पे एक टॉपिक लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको बेसिक्स से अवेयर कराऊंगी इस एक्ट के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स की बात करूं तो पेटिशनर जो है यहाँ पर वो 12 साल की माइनर लड़की है जिसका रेप हुआ था एंड सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था उसे मल्टीपल टाइम्स बाय हर नेबर, ठीक है। उसके नेबर ने उसको मल्टीपल टाइम सेक्सुअली असॉल्ट किया, बट ड्यू टू हर डिसेबिलिटी टू स्पीक एंड लिसन शी कुड नॉट नरेट हर ऑर्डियल टू एनीवन। अपनी डिसेबिलिटी की वजह से बोल नहीं, ना तो वो बोल सकती थी ना ही वो सुन सकती थी, ठीक है। इस डिसेबिलिटी की वजह से वो खुद को नरेट, अपना नरेशन किसी और को नहीं दे पाई प्रॉपरली। भाई देखिए ये इंसिडेंट ऐसा होता है रेप और सेक्सुअल असॉल्ट जहां पर एक कॉमन पर्सन जो साउंड पर्सन होता है उसके लिए भी इन इंसिडेंट्स को नरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। बट जहां पर हम बात कर रहे हैं कि द विक्टिम इज डिसेबल, तो डिसेबल के लिए ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होती ही है। अगर हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करें तो 84% डिसेबल थी वो, अच्छा खासा परसेंटेज था एंड ऑलरेडी एक मिजरेबल लाइफ वो लीड कर रही थी ना। जो मदर थी पेटिशनर की, शी वाज अ पुअर लेडी जो एक लेबर थी एंड आफ्टर डिमाइस ऑफ हर फादर, बिकॉज विक्टिम के फादर नहीं थे, तो फादर की डेथ के बाद से मदर जो थी वो जो पेटिशनर की वो बहुत ही सीरियस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में थी एंड बेयरली अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाती थी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लेबर थी, यानी कि थोड़ा बहुत मजदूरी का काम करती थी, और फादर के जाने के बाद से बहुत ही वो फाइनेंशियली स्थिति, जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही उनकी खराब थी और वो अपनी बेसिक नीड्स को तक कंप्लीट नहीं कर पाते थे। अब फॉर द फर्स्ट टाइम जो मदर थी पेटिशनर की, उसको ये पता चला कि उसकी जो डॉटर है उसको नेबर सेक्सुअली असॉल्ट करता है। मल्टीपल टाइम्स ये चीज हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम। कई बार ये चीज हो रही थी, 12 साल की लड़की, उसको शायद समझ में नहीं आ रहा था जो भी था, बट पहली बार ये माँ को पता चला। जब उसने पेटिशनर से इंसिडेंट के बारे में पूछा तो पेटिशनर ने साइन लैंग्वेज में बताया कि उसका रेप किया गया है मल्टीपल ओकेजन्स पे, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उसका रेप किया गया है। ये बात उस पेटिशनर ने साइन लैंग्वेज में अपनी मदर से बोली ना। मदर ने क्या किया, मदर ने FIR लॉन्च करी रेप के लिए एंड पॉक्सो के अंडर ऑफेंसेस के चलते, बिकॉज शी वाज अ माइनर, तो पॉक्सो एक्ट भी कवर होगा, तो उसमें आपके जो भी प्रोविजंस हैं सेक्सुअल असॉल्ट वाले और एग्रेवेटेड रेप वाले, ठीक है, ये सारे उसमें कवर करते हुए चार्जेस लगाए गए। नाउ देयर आफ्टर जब मेडिकल एग्जामिनेशन पेटिशनर का कंडक्ट किया गया तो ये पता चला कि पेटिशनर जो थी शी वाज 23 वीक्स प्रेग्नेंट। अब आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस केस डिस्कस किया था जिसमें आई टॉक्ड अबाउट 24 वीक्स मैक्सिमम है जहां पर कोर्ट प्रेगनेंसी अलाउ कर रही है, ठीक है, मैरिड की अलाउ कर रही थी और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, बट अनमैरिड के साथ ऐसा नहीं था। बट अब उस केस के चलते अगर आपको अभी भी अगर आपने वो केस नहीं देखा है तो आप यही हमारे डेली केस लॉ एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है।
मामला क्या था कि 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी अनमैरिड वुमेन के लिए भी फ्री कर दी कि आप 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो भले आप अनमैरिड हो। तो अब यहाँ पे मामला क्या है भैया, 23 हफ्ते हो चुके हैं रेप सर्वाइवर के प्रेगनेंसी को, ठीक। नाउ इन दिस बैकड्रॉप जो मदर है पेटिशनर की, वो अब एक कंसर्न्ड अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंटेशन रखती है कि भाई हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहते हैं, और इसको फॉरवर्ड किया जाता है सीएमओ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर को, who in turn constituted a medical board to determine as to whether the pregnancy of the petitioner could be terminated or not. जब आप इस एक्ट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इस डिसीजन को लेने के लिए। कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसमें इंस्टेंट डिसीजन ले पाना कोर्ट के लिए नहीं पॉसिबल है, तो कोर्ट हमेशा यहाँ पर क्या करती है, कोर्ट असिस्टेंस लेती है मेडिकल बोर्ड और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उसमें आपके कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो मेडिकल बोर्ड में बैठते हैं। तो जब कंसर्न अथॉरिटी के सामने माँ ने उसकी पेटिशन रखी, रिप्रेजेंटेशन मतलब रखा, तो उसको सीएमओ को फॉरवर्ड कर दिया गया, एंड बाद में फाइनली क्या होता है, मेडिकल बोर्ड यहाँ पर सेटअप किया जाता है ये पता करने के लिए भाई प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट करा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये जो है ये एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ये एक जज नहीं बता सकता है कि इस हफ्ते पर अगर टर्मिनेट करी जाती है तो वो रिस्की होगी कि नहीं होगी, ठीक। ये सब पॉइंट्स कौन डिस्कस कर सकता है, ये सब स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। सो मेडिकल बोर्ड का ये कहना था कि पेटिशनर जो थी वो 25 वीक्स की प्रेगनेंसी कैरी आउट कर रही थी, ठीक है। माँ की तरफ से आया कि 23 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, मे भी 24 हफ्ते उसको पता हो रहे हो, जैसा भी मामला रहा हो, तो उसने 23 बोला हो, या फिर कुछ मिसकंसेप्शन रहा उसके पार्ट पे, बट फाइनली मेडिकल बोर्ड ने ये कहा कि 25 हफ्ते एंड 2 दिन 25 वीक्स एंड 2 डेज की प्रेगनेंसी है, बट क्योंकि ये बहुत सीवियर अनीमिया से सफर कर रही है, ठीक है। बहुत जब ब्लड लॉस होता है, खून की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो उसे हम अनीमिया कहते हैं, एंड द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो ऑलरेडी 24 हफ्ते से बियॉन्ड जा चुका है, ठीक है, जा चुका है। मैंने ऑलरेडी कहा कि 24 हफ्ते आपका होता है, लेकिन वो उससे बाहर निकल चुका है, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी रूल 2021 में लिखा हुआ है। तो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन था कि टर्मिनेट करने के लिए हमें चाहिए होगी कोर्ट की परमिशन। क्यों? रीजन बीइंग, आप कहो कोर्ट कहता है मेडिकल बोर्ड बैठाओ, मेडिकल बोर्ड कहती है कोर्ट की परमिशन। देखो मेडिकल बोर्ड अभी जो बैठा आपका, वो बैठा क्योंकि उसकी मदर ने रिप्रेजेंटेशन दिया था कंसर्न अथॉरिटी के सामने, उनके कहने पे ये मेडिकल बोर्ड बैठा, ठीक है। ये फैक्ट पे चल रहे हैं। स्टार्टिंग में अभी जो हमने बोला कि 226 में गए हैं, अभी वो ये बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ बात यही हुई है कि एफआईआर फाइल हुई है, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, फिर पता चलता है कि 23 हफ्ते प्रेग्नेंट है, एंड देन उसके बाद जो है कंसर्न अथॉरिटी के सामने गई, तो वहां पर वो मेडिकल बोर्ड बैठाया गया और इस पर विचार विमर्श किया गया। अब क्योंकि अनीमिया है, तो अनीमिया में लाइफ का खतरा होता है, देयर इज अ रिस्क ऑफ द रिगार्डिंग विमेन का, क्योंकि बेबी का तो टर्मिनेशन की प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो बेबी की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। बट उस पर्सन को भी, खुद को भी खतरा होता है, मदर को भी खतरा होता है बच्चे के, ठीक है। और क्योंकि 24 हफ्ते ज्यादा था, दूसरा वो माइनर थी, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। माइनर है, 12 साल की बच्ची है, और फिर वो 24 हफ्ते के बियॉन्ड टाइम पीरियड जा चुका है, और फिर अनीमिया भी है। तो इस केस में कोर्ट की परमिशन जरूरी थी, क्योंकि कल को अगर कुछ केस बनता बिगड़ता है तो फिर हमारे ऊपर लाइबिलिटी ना आए, मेडिकल बोर्ड का ये कहना था। जो मदर है पेटिशनर की, उसने कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट करी, कंसिडरिंग द मेजरेबल कंडीशन एंड एज और मेडिकल कंडीशन जो डॉक्टर की है, कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। साफ साफ उन्होंने 226 में पेटिशन फाइल करके लिख दिया कि हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हमारे हालात बहुत खराब हैं, 12 साल की बच्ची है, मेडिकल कंडीशन भी उसकी खराब है, तो इसके चलते हम बेयर नहीं कर सकते चाइल्ड को। मेडिकल बोर्ड का कहना था कि पेटिशनर जो है वो 25 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी कैरी कर रही थी, एंड वो बियॉन्ड जेस्टेशनल एज लिमिट है। परमिसेबल जो जेस्टेशनल एज लिमिट होती है, दैट इज आपकी 24 वीक्स की जब हम बात करते हैं, और एक एज लिमिट आपकी समझ रहे हो कि आपकी बॉडी इतनी तैयार होनी चाहिए उन चीज़ों के लिए। तो पेटिशनर को एडवाइस किया गया आप कोर्ट अप्रोच करिए एंड जुडिशियल इंटरवेंशन मांगिए, आप कोर्ट की मदद मांगिए इसमें कि कोर्ट आप इस पर क्या राय अपनी देती है, ठीक है। अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, कोर्ट ने 2017 का केस ऑब्जर्व किया, वेंकट लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का,
जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रेप विक्टिम का अलाउ किया था बियॉन्ड जेस्टेशनल एज ऑफ 24 वीक्स। ठीक है, 24 हफ्ते के बियॉन्ड टाइम निकल चुका था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। नाउ अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पे, जो क्या कहता है जिसके चलते आप अलाउ अगर करते भी हो 24 हफ्ते के बियॉन्ड तो किस ग्राउंड्स पे करते हो। ठीक है, सेक्शन 3 जो एमटीपी एक्ट का है वो कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो विमेन की होती है जहां पर 20 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन 24 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुए हैं, ठीक, इट कैन ओनली बी अलाउड इन स्पेशल कैटेगरीज, मतलब समवेयर 20 से 24 के बीच की बात हो रही है, 24 से ज्यादा की बात नहीं हो रही है। 20 इज अ सेफ, माना जा रहा है कि 20 सेफ है, लेकिन 20 से 24 के बीच में एक्सेप्शनल लोग हैं जब हम अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 24 से ऊपर की बात अभी नहीं करी गई है, जहां पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ये ओपिनियन है कि अगर हमने उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा तो यहाँ पर विमेन की लाइफ को खतरा है, या फिर उसकी फिजिकल हेल्थ को ग्रेव इंजरी हो सकती है, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी हो सकती है। अगर ऐसा ओपिनियन बनता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का तो इस केस में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड है। नाउ व्हाट आर दोस कैटेगरीज जहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है 20 से 24 हफ्ते के बीच में, इसको प्रिस्क्राइब किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल्स बना के एमटीपी रूल्स 2003 बनाए थे, जिसमें 2021 में अमेंडमेंट किया था, जहां पे 7 कैटेगरीज प्रोवाइड करी गई हैं। ठीक है, 7 कैटेगरीज आर प्रोवाइडेड। नाउ व्हाट आर दोस कैटेगरीज कि भाई वुमेन एलिजिबल होगी जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अप टू 24 वीक्स। फॉलोइंग कैटेगरी शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल 24 वीक्स के लिए, नेमली पहला, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है, जब लास्ट केस मैंने डिस्कस किया था, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका, जो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप या इंसेस्ट के सर्वाइवर्स होते हैं वो एक्सेप्शनल केस में आते हैं, माइनर्स आते हैं, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, जैसे कि मान लीजिए कोई विमेन है वो विडो हो जाती है या फिर वो डाइवोर्सी हो जाती है, तो अगर वो चाहे तो वो टर्मिनेट करा सकती है अपने 20 से 24 हफ्ते के बीच की प्रेगनेंसी को। विमेन जो फिजिकली डिसेबल है एज पर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ठीक है, देन मेंटली इल विमेन जो है जो इंक्लूड करता है मेंटल रिटार्डेशन, देन फीटल मालफॉर्मेशन, बच्चा अच्छे से बन नहीं पा रहा, डेवलप नहीं हो पा रहा, जिसका सब्सटैंशियल रिस्क है कि वो सही से लाइफ लीड नहीं कर पाएगा, और अगर वो पैदा हुआ तो देयर आर गोइंग टू बी द फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, टू बी सीरियसली हैंडीकैप। एंड द लास्ट वन इज वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स, डिजास्टर, इमरजेंसी, ऐसी सिचुएशंस में जो वुमेन होती हैं वो करवा सकती हैं टर्मिनेट अपनी प्रेगनेंसी को। ये हो गए 7 कैटेगरीज जिसमें 20 से 24 हफ्ते में वो विमेन अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है। अब जो हमारा प्रेजेंट केस है वो किस में लाई कर रहा है, वो ए और बी में लाई कर रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी विक्टिम है वो सर्वाइवर है रेप की, पहली चीज, दूसरा वो माइनर है, ठीक, तो ये दोनों कैटेगरी में तो वो आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि 20 से 24 हफ्ते में अगर प्रेगनेंसी होती तो बड़े आराम से हम टर्मिनेट करा देते, बट हमारे यहाँ जो पेटिशनर अभी है जो है उसकी कितनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, 25 वीक्स बियॉन्ड है, ठीक है, इससे भी ज्यादा है। तो इन दैट केस क्या हुआ कि अगर इन रूल्स का समझे तो क्लॉज ए जो रिलेट करता है विक्टिम ऑफ रेप वगैरह से एंड बी माइनर से, ये यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। नाउ इन द प्रेजेंट केस जो विक्टिम है वो दोनों में फॉल कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो माइनर एज है अराउंड 12 ईयर्स जिसके साथ रेप हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं एमटीपी एक्ट के सेक्शन 3 की बात करूं, सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 के एक्सप्लेनेशन की बात करूं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां पर भी प्रेगनेंसी कॉज होती है बाय एक्ट ऑफ रेप, अगर रेप से प्रेगनेंसी कॉज हो रही है तो जो भी एंग्विश है, जो भी ट्रॉमा है, जो भी परेशानियां वो वुमेन लीड कर रही है उस प्रेगनेंसी की वजह से, वो माना जाएगा कि वो ग्रेव इंजरी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। ऑब्वियस सी बात है, रेप अपने आप में, रेप एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो मेंटल ट्रॉमा होता है किसी भी वुमेन के लिए। अब वहां पर अगर उसकी वजह से प्रेगनेंसी कॉज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप में ग्रेव इंजरी कॉज करता है, और यही बोला गया है सेक्शन 3 ऑफ द एमटीपी एक्ट में कि जब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ये ओपिनियन होगा कि विमेन को कोई ग्रेव इंजरी हुई है या उसकी रिस्क है, लाइफ उसकी रिस्क में है, ठीक है, या उसकी मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी हो रही है, तो हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे समझाया गया, कोर्ट ने समझाया
कि भाई एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो ग्रेव इंजरी जिसकी बात करता है वो तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो वही कहा कि इट इज नॉट इन डिस्प्यूट कि इन केस ऑफ माइनर विक्टिम जिसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, जिसका रेप हुआ है, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ विच उसने कंसीव किया है, तो इंजरी जो कॉज हो रही है उसकी मेंटल हेल्थ को, इट इज प्रिज्यूम्ड इवन स्टैट्यूटरली, ठीक है। क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट नाउ रिमेन्स एज टू वेदर दिस कोर्ट, ठीक है, अब क्वेश्चन कोर्ट के सामने क्या आता है कि क्या ये कोर्ट अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को यूज करके अंडर आर्टिकल 226 क्या अलाउ कर सकती है टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ द माइनर विक्टिम एट द एज ऑफ अराउंड 25 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मेन क्वेश्चन तो यही अराइज हुआ, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था ना कि अगर वो रेप विक्टिम सर्वाइवर थी, वो प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं कि अगर वो माइनर है, तो ये तो बहुत सिंपल है सेक्शन 3 ऑफ द एमटीपी एक्ट के हिसाब से कि 20 से 24 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी होती तो वो टर्मिनेट कराई जा सकती थी। प्रश्न यहाँ पर ये उठा कि अगर 25 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, उससे ज्यादा की है, तो क्या कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज करके टर्मिनेट कर सकते हैं? नाउ क्योंकि कोई भी स्टैट्यूट जो है वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज ओवर 24 वीक्स प्रोवाइड नहीं करता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मेलिटीज। हो सकता है कि कुछ फीटल की एब्नॉर्मेलिटीज जो है वो उस टाइम पे डिटेक्ट हो जाएं, तो इन दैट केस वो अलाउड है, बट उसके अलावा नहीं कहीं पर दे रखा है। तो प्रोविजन जो इस रिगार्ड में है, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की है, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने सेवरल टाइम्स एक्सरसाइज भी हाई कोर्ट ने किया है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, अभी मैंने आपको बताया कि अभी जिस हमने केस की बात करी वेंकटा लक्ष्मी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही अलाउ किया था 24 हफ्ते के बियॉन्ड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए रेप विक्टिम का। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अगर इसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है और हाई कोर्ट सेवरल टाइम एक्सरसाइज कर चुका है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, जहां पर प्रेगनेंसी एक्सीड करी है 24 हफ्ते से ज्यादा, तो वहां पर कोर्ट का साफ साफ कहना था कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट का आपका केस है, ठीक है, जहां पर आप वुमेन को वो राइट नहीं दे रहे हैं, जहां पर वो नो कह सके, जहां पर वो नो कह सके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को, आप उसको अगर ये छूट नहीं दे रहे हैं एंड आप उसको जबरदस्ती बांध रहे हैं विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड, तो इट विल श्योरली अमाउंट टू डिनाइंग हर ह्यूमन राइट टू लिव विद डिग्निटी, बिकॉज she has a right in relation to her body which includes saying yes or no to being a mother। मदर होना हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो वुमेन की बॉडी से कनेक्टेड है। अब ये उसकी बॉडी की चॉइस है, जिससे उसको कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है। जब हम आर्टिकल 21 को रिलेट करते हैं राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो यहाँ पर उसको रिप्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, ये भी उसकी खुद की चॉइस है। एंड जब इट कम्स टू सेक्सुअल असॉल्ट जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो रही है, तो वहां पर अगर वो नो नहीं कह सकती मेडिकल टर्मिनेशन को, प्रेगनेंसी को, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसकी ह्यूमन राइट को डिनाई किया जा रहा है, उसको फासन किया जा रहा है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग इन द मदरहुड। एंड सेक्शन 3(2) जो एमटीपी एक्ट का है वो ये रिट्रीट करता है कि वुमेन की राइट है। अब अगर आप विक्टिम को फोर्स करते हो टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड ऑफ अ मैन हु सेक्सुअली असॉल्टेड वुड रिजल्ट इन अनएक्सप्लेनेबल मिजरीज, आपको भी बहुत क्लियरली पता है, क्योंकि वो मेंटल ट्रॉमा ऐसा होगा जो लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलेगा, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट एन इजी टास्क कि आप विक्टिम को फोर्स करो कि आप ऐसे बच्चे को जन्म दो जिस आदमी ने उस आदमी के बच्चे को जन्म दो जिसने सेक्सुअली असॉल्ट किया। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि एमटीपी एक्ट ऑर्डिनरली नहीं परमिट करता है, आम केसेस में ये परमिट नहीं करता है बियॉन्ड 24 वीक्स, एक्सेप्ट जहां पर सिग्निफिकेंट फीटल एब्नॉर्मलिटीज हो, ठीक। तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए कोर्ट ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक्स अलाउ करी है। कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो रही हैं इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज को अलाउ करा है। और इसी के चलते इस मैटर पर ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेते हुए और अर्जेंसी देखते हुए कोर्ट ने मेडिकल हॉस्पिटल को ऑर्डर दिया है कि आप चाइल्ड को एग्जामिन करो विद इन द डे टाइम एंड रिपोर्ट डायरेक्ट करो टू बी सबमिटेड बाय द हॉस्पिटल इन अ सील्ड कवर, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है हॉस्पिटल को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि वहाँ का एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करिए आप फिर से, और वहाँ पे स्पेशलिस्ट लोगों को बिठाइए, इस मैटर को पूरा संज्ञान में लीजिए और फिर जल्द से जल्द बताइए कि क्या ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करी जा सकती है जिससे उस बच्ची की लाइफ को खतरा ना हो। इस मैटर पर डिटेल में कंसर्न लेने को कोर्ट ने कहा है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस केस टुडे। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि इन मैटर्स पर बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट को समझना, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेट करना। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल टू यू गाइज। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको केस लॉज के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।